नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जी के आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं छात्र कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों से ही अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। 4-5 रोज से मैं किसी प्रकार की वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। जो छात्र भी मेरे YouTube चैनल से कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात रही है, क्योंकि उनको एक अपेक्षाएं रहती है हमारे चैनल से कि कंटिन्यू उनको कंटेंट मिलेगा और उसके माध्यम से वो अपनी तैयारी को बेहतर करते चले जाएंगे। लेकिन लाइट के प्रॉब्लम के चलते मैं वीडियो कंटिन्यू कुछ समय से नहीं डाल पा रहा था। आज भी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो आज भी लाइट नहीं है, मैं बिना लाइट के ही वीडियो बना रहा हूं। हम आज प्राकृतिक लाइट का सहारा लिए हुए हैं, तो उतना अच्छा तो क्लियरिटी नहीं रहेगा वीडियो में, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि बेहतर रहे। तो आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे अच्छे ढंग से। अगर चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर अगर लाइट को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं भी होगी तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आ पाएगी आपके लिए। चलिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करें। आज का जो हमारा मुद्दा है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और राष्ट्रीय मुद्दा हम उसको इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे देश के एक संवैधानिक पद में बदलाव किया गया है। अभी तो मैं संविधान को शुरू नहीं किया हूँ, लेकिन चूंकि संवैधानिक बदलाव है इसलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा यहाँ पर जानना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं जिस संवैधानिक पद के बदलाव की बात कर रहा हूँ वो पद है कैग का पद। आप नाम सुने होंगे इसका, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिन्हें हम कहते हैं महालेखा नियंत्रक परीक्षक। भारतीय संविधान के द्वारा बनाया गया है एक पद है, और अगर ये भारतीय संविधान के द्वारा बनाया गया एक पद है तो निश्चित है कि भारतीय संविधान के किसी न किसी भाग में इसकी चर्चा की गई होगी। और भारतीय संविधान के जिस भाग में इसकी चर्चा की गई है वो भाग है भाग 5, यानी पार्ट 5 में इसके बारे में बताया गया है। दूसरी बड़ी बात कि अगर भारतीय संविधान के अंतर्गत ये पद बनाया गया है तो ये भारतीय संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में भी दिया गया होगा, अनुच्छेद में भी दिया गया होगा। तो आइए हम देखें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में कैग के बारे में चर्चाएं की गई हैं। अब ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या है, यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक क्या है, पहले इस प्रोसेस को हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि संवैधानिक बदलाव कौन सा हुआ है, यानी कौन इस पद पर लाए गए हैं। तो हम आपको बता दें कि भारत में जब संवैधानिक व्यवस्था कायम की गई तो संवैधानिक व्यवस्था कायम करने के लिए सरकार के 3 अंग बनाए गए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका को यह दायित्व दिया गया कि वह देश में उन सभी कार्यों को कराएं जिन कार्यों से जनता को लाभ होता हो। तो कार्यपालिका देश में समस्त कार्यों को कराने के लिए उत्तरदायी है, और कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों को संसद के माध्यम से करती है। यानी लोकसभा और राज्यसभा केंद्रीय स्तर पर दो सदन बनाए गए हैं, उसी तरह से राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद, जो 2 सदनात्मक व्यवस्थाएं की गई हैं, उस सदन के माध्यम से कोई भी कार्य कार्यपालिका को करना है। तो जब पब्लिक के हित में कोई भी काम होगा वह संसद के माध्यम से ही कार्य कराया जाए, तो कोई भी कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब कोई कार्य होगा तो धन का खर्च भी होगा, और उस कार्य से हो सकता है कि धन की प्राप्ति भी हो, यानी कि इनकम की प्राप्ति होगी और खर्च भी इसमें होगा। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि जब भी देश में कोई भी कार्यपालिका करती है तो उस कार्य को करने के लिए कुछ राशि उसके द्वारा खर्च किया जाता है। साथ ही साथ जब राशि खर्च की जाती है तो उस खर्च की गई राशि से उसको कुछ इनकम की प्राप्ति भी होती है। तो सरकार जो भी खर्च कर रही है और जो भी उससे राजस्व की प्राप्ति हो रही है, इन सब के आंकड़े को दिखाने के लिए, इसका ऑडिट करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा एक पद बनाया गया, जिस पद को हम कहते हैं कैग का पद। यानी हम इस रूप में कह सकते हैं कि अगर हम माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई करते हैं तो माध्यमिक स्कूलों में देखिएगा एक बड़ा बाबू का पोस्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्लर्क। तो क्लर्क का काम होता है स्कूल में जो भी
इनकम वगैरह हुआ या जो भी खर्च हुआ उन सारे खर्च के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, यानी उसको एक लिखित रूप से विवरण देना कि कितना खर्च किया गया, कितना आय उससे प्राप्त किया गया। उसी प्रकार से भारत में, पूरे भारत में सरकार द्वारा जो भी राशि खर्च की जाती है या उस खर्च की गई राशि से जो भी इनकम प्राप्त होता है उसके डाटा को लिखने के लिए, उसके डाटा को एकत्रित करने के लिए एक अधिकारी होता है जिसको हम कैग कहते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार का अगर कोई पूछे क्लर्क किसे कहेंगे तो भारत सरकार का क्लर्क कैग को ही कहा जाता है। तो यह लेखा परीक्षण का काम करता है, डाटा को ऑडिट करने का काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि कैग क्या भारत सरकार के डाटा को ही सुरक्षित रखता है या भारत सरकार के ही डाटा को एकत्रित करता है, कितना राशि खर्च हुआ या कितना राशि प्राप्त हुआ? ऐसा नहीं है। कैग भारत सरकार के लिए भी कार्य करता है और राज्य सरकार के लिए भी कार्य करता है, यानी राज्य के द्वारा जो राशि खर्च की जाएगी या उस खर्च की राशि से जो इनकम प्राप्त होगा उसको भी एकत्रित किया जाएगा, उस डाटा को भी रखा जाएगा, और जो राशि केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा खर्च की जाएगी उस राशि के डाटा को भी तैयार किया जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि कैग भारत सरकार के लिए भी कार्य करती है और राज्य सरकार के लिए भी कार्य करती है। तो अगर ये इतना बड़ा पद है जो पूरा आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता है तो हम कहेंगे कि यह संविधान में एक महत्वपूर्ण पद है। और शायद इसीलिए B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि भारतीय संविधान में जितने भी पद सृजित किए गए हैं, जितने भी पद बनाए गए हैं, उन सभी पदों में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण पद है तो वो कैग का ही पद है। इससे महत्वपूर्ण कोई पद नहीं है क्योंकि यह समस्त राशियों का लेखा परीक्षण करने का कार्य करता है। अब आइए देखते हैं कि इतने बड़े पद पर जो कैग नियुक्त होता है उस कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखेंगे, कैग की नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और भारतीय संविधान के अगर हम 148 की बात करें, 148, तो 148 में इस बात की व्याख्या कर दी गई है कि भारत में एक कैग का पद होगा। यही वो आर्टिकल है जिस आर्टिकल में ये साफ शब्दों में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान में एक कैग का पद होगा, यानी अनुच्छेद 148 के तहत भारत में कैग की नियुक्ति की जाती है। 148 के तहत एक कैग का पद होगा और इस पद पर जिनको भी बैठाया जाएगा उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब देखिए यहां पर अगर हम इनके पदावधि की बात करें कि कैग अपने पदों पर कितने समय तक कार्य करता है, तो नियुक्ति के समय से देखिए ये 6 वर्ष कार्य करते हैं या फिर 65 वर्ष के उम्र तक, यानी इनका पदावधि होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष के उम्र तक। मतलब यहां पर क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि कैग की नियुक्ति 50 वर्ष के एज में किया गया। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एज 50 साल है, उस 50 साल की एज में उसको कैग बनाया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों का पहले मतलब समझ लेंगे। 6 वर्ष का मतलब ये हो गया कि इनका कार्य अवधि, ये हो गया इनका कार्य अवधि, और 65 वर्ष इनका क्या है? ये है इनका उम्र। तो इसमें ये कह रहा है कि या तो अपना वो कार्य अवधि 6 वर्ष का पूरा कर ले या फिर 65 वर्ष का उम्र पूरा कर ले। जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसी हिसाब से कैग को रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो अगर 50 साल के एज में वो कैग बनाए गए तो 65 वर्ष के एज तक काम करेंगे तब तो उनका कार्य अवधि हो जाएगा 15 साल। लेकिन यहाँ पर कार्य अवधि मात्र कितना होना चाहिए? 6 वर्ष। यानी ये 6 वर्ष अगर कार्य करते हैं तो इनका उम्र जाएगा कितना? 56 वर्ष। ये 56 वर्ष के जब होंगे तो ये रिटायर हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने अपना पहले 6 वर्ष का कार्य अवधि ही पूरा कर लिया। अब इनको एज के हिसाब से रिटायरमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे पहले इनका यही पूरा हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति 60 वर्ष के एज में की जाती है तो 60 वर्ष के एज में अगर वह कार्य प्रारंभ करता है तो क्या कार्य अवधि वो 6 वर्ष दे पाएगा?
नहीं दे पाएगा, क्योंकि 6 वर्ष यदि वो अपना कार्य अवधि देंगे तो उनका एज हो जाएगा कितना, 66 वर्ष। और ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम उनको 65 साल के एज में रिटायरमेंट ले लेना है। इस तरह से हम ये कहेंगे कि तब इनका कार्य अवधि मात्र कितना रह जाएगा, 5 वर्ष। और इस तरह से ये 65 वर्ष के एज में क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि या कार्य अवधि पूरा कर लीजिए या फिर आप अपना एज पूरा कर लीजिए। जो पहले पूरा हो जाएगा उसी हिसाब से आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो ये पदावधि होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब देखें, यदि हम कैग के वेतन की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। तो वेतन इसमें रखा गया है 2,50,000, यानी इतना जो है इनका वेतन है। और ये वेतन प्रति माह है, यानी हर महीने यह 2.5 लाख रुपया भारत सरकार के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये इनका मूल वेतन हो गया। अब अगर हम ये कहें कि कैग को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, तो शपथ दिलाने का काम इनको करते हैं राष्ट्रपति। अगर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ यहां पर इनको कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अब रहा कि 65 वर्ष के एज में तो ये रिटायर हो जाएंगे या 6 वर्ष की कार्य अवधि पूरा हो जाएगा तब रिटायरमेंट इनका हो जाएगा। लेकिन अगर इनको बीच में लगे कि नहीं हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, पहले ही रिटायर हो जाना चाहते हैं, स्वेच्छा से यह त्यागपत्र अपना दे दें, तो इनको त्यागपत्र किसको देना पड़ता है, भारत के महामहिम राष्ट्रपति को। यानी कैग अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पूरा हो जाए, वेतन 2.5 लाख, शपथ राष्ट्रपति से, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति से। अब आइए देखते हैं कि इनका कार्य एवं अधिकार क्या है, करता क्या है कैग। तो यहां देखें, कार्य एवं अधिकार, और इसी कार्य एवं अधिकार का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 149 में। कैग क्या करेगा, इस बात की चर्चा की गई है आर्टिकल 149 में। तो यहां पर देखिए कार्य क्या क्या होगा। यह भारत सरकार तो होगा ही होगा, लेकिन क्या राज्य सरकार भी होगा, तो लिखेंगे भारत सरकार एवं राज्य सरकार के लिए लेखा परीक्षण का कार्य करता है। लेखा परीक्षण का कार्य करता है, जिसमें सरकार के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि और आय के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का लेखा परीक्षण करता है। तो एक बहुत बड़ा कार्य हो गया कि भारत सरकार किसी मद पे कितना खर्च कर रही है या राज्य सरकार किसी मद पे कितना खर्च कर रही है, इसके लिए डाटा ऑडिट करने का काम कौन करता है, कैग करता है। याद रखिएगा, भारत सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए अलग अलग कैग नहीं होता है, एक ही कैग दोनों के कार्यों को देखता है कि भारत सरकार ने कितना राशि खर्च किया, राज्य सरकार ने कितना राशि खर्च किया। अब ये राशि किन किन चीज़ों से खर्च किया हुआ देखेगा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, से खर्च होने वाली राशि पर नियंत्रण स्थापित करता है। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ,
भारत सरकार या राज्य सरकार, भारत सरकार की जो संचित निधि होगी उससे वो खर्च करें, या भारत सरकार की जो आकस्मिक निधि होगी उससे खर्च करें। ठीक उसी प्रकार से राज्यों की जो संचित निधि है उससे वो खर्च किया जाए, या राज्यों की जो आकस्मिक निधि है उससे जो खर्च किया जाए, यह दोनों ही निधियों से खर्च की जाने वाली राशि का नियंत्रण स्थापित करने का काम करता है। यानी कितना राशि इस निधि से निकाला गया और निधि से निकालकर वो राशि किन किन मदों में खर्च किया गया, इस तमाम रिकॉर्ड को लिखता है। साथ ही साथ अब जितना राशि निकला है वो राशि उतना संचित निधि में फिर रखा गया कि नहीं, इसको भी नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, कैग करता है। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर यह डाटा को सुरक्षित किया, यानी जो भी राशि खर्च की गई उस राशि को रखा है, और अब ये क्या करेगा, लेखा परीक्षण को राष्ट्रपति के द्वारा सदन पटल, अब ये सदन पटल केंद्र का हो या राज्य का हो, सदन पटल पर रखवाता है। तो यहां पर जो भी रिकॉर्ड उसके द्वारा बनाया गया उस तमाम रिकॉर्ड को वह राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदन पटल पर रखेगा, और राज्य स्तर की बातें होगी तो वह फिर राज्यपाल के माध्यम से, वहां राष्ट्रपति के माध्यम से नहीं, कि राज्य स्तर पर अगर होगा तो वहां राज्यपाल के माध्यम से विधानमंडल के सदन पटल पर रखेगा। यानी राज्य विधानमंडल का मतलब यह हो गया कि विधानसभा और विधान परिषद के सदन पटल पर रखा जाएगा। अब उस पर चर्चाएं होती है कि कहां कहां पर क्या खर्च किया गया है, क्योंकि इसने तमाम रिकॉर्ड उठाकर वहां पर रख दिया है। तो चूंकि यह राष्ट्रपति के पास रिकॉर्ड एक तरह सुरक्षित राष्ट्रपति रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है, लेकिन वो किसके सलाह पर, कैग की सलाह पर। यानी कैग यह तय कर दिया है, वो डाटा को संग्रहित कर दिया है कि कितना राशि कहां पर खर्च किया गया है। तो जो कैग के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि या प्राप्त होने वाली राशि का जो डाटा तैयार किया गया और उसे जो रखा गया वह किस आर्टिकल के तहत, तो उसको रखा जाता है 150 के तहत। और अब उस डाटा को केंद्रीय स्तर पर अगर होगा तो राष्ट्रपति के माध्यम से सदन पटल पर रखवाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदन पटल पर। और अगर राज्य स्तर की बातें होगी तो राज्यपाल के माध्यम से विधानमंडल के सदन पटल पर, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के ऊपर। तो इस प्रकार से वहां जो सदन पटल पर अपने द्वारा रिकॉर्ड तैयार किए गए लेखा परीक्षण को रखवाता है, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 151। यानी आर्टिकल 151 यह कहता है कि कैग राष्ट्रपति के माध्यम से लेखा परीक्षण किए गए ब्यौरे को सदन पटल पर रखवाने का कार्य करता है, जहां केंद्रीय स्तर पर वह राष्ट्रपति के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा के सदन पटल पर रखवाएगा, जबकि राज्य स्तर पर वह राज्यपाल के माध्यम से विधानमंडल के सदन पटल पर रखवाएगा, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के सदन पटल पर रखवाएगा। तो ये बातें किस आर्टिकल में है, 151 में है। और यह आर्टिकल 150 कहता है कि वह रिकॉर्ड को अपने पास सुरक्षित रखेगा, रिकॉर्ड को अपने पास सुरक्षित रखता है, जो भी रिकॉर्ड बनाया गया उसको सुरक्षित रखेगा, और वो सुरक्षित रखेगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास ले जाकर, यानी राष्ट्रपति को दे देगा और राष्ट्रपति जी उस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेंगे, और तब राष्ट्रपति जी वहां जाकर उसको सदन पटल पर रखेंगे। यानी जो भी डाटा तैयार किया गया कैग के द्वारा, उस डाटा को सबसे पहले कैग किसको सुपुर्द करता है, राष्ट्रपति को सुपुर्द करता है। तो राष्ट्रपति उसको अपने पास रखता है, वो किसके सलाह पर अपने पास रखा है, कैग की सलाह पर रखा है, और अब जो रखा है उसको जाकर सदन पटल पर रखने का काम करेगा। तो जब सदन पटल पर रखेगा तो किस आर्टिकल के तहत, 151 के तहत रखा जाएगा। अब सवाल ये उठा कि कैग द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार किया गया उस रिपोर्ट की कितनी सच्चाई है, रिकॉर्ड सही से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। इस कैग के द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों की जांच करने के लिए, इसके द्वारा जो डाटा परीक्षण किया गया, जो लेखा परीक्षण किया गया, उस डाटा को सही है या गलत है, इसकी जांच करने के लिए संसद के द्वारा एक समिति बनाई गई है, जिस समिति को हम कहते हैं लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति का यह कार्य है
कि वह कैग द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों की जांच करें कि जितना रिकॉर्ड बनाया गया है वो रिकॉर्ड सही है या गलत है। तो हम यहां पर सीधे ये कहेंगे कि लोक लेखा समिति कैग के प्रतिवेदनों की जांच करता है, प्रतिवेदनों की जांच करता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति संसद द्वारा बनाई गई एक समिति है। तो यह जांच करने का इसको अधिकार दिया गया है कि कैग की रिपोर्टों की आप जांच करिए कि जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो रिकॉर्ड सही है या गलत है। अब देखिए, इस पद पर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया वो नियुक्त कौन हुए हैं? अभी हाल ही में कैग के पद पर जो बदलाव किया गया है वो बदलाव कौन सा किया गया है, आइए अब उसको हम जाने। तो ध्यान रखेंगे, अभी जो कैग बनाए गए हैं वो 14वें बनाए गए हैं, और जो 14वें कैग बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू की नियुक्ति जो है 8 अगस्त 2020 से प्रभावी, यानी 8 अगस्त को इन्होंने नियुक्ति लिया है, जिनको नियुक्ति राष्ट्रपति जी दिलवाए हैं। अब थोड़ा सा इस गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में जान लें। गिरीश चंद्र मुर्मू कैग बनने से पहले क्या थे? तो यह कैग बनने से पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद पर जब इनको बनाया गया तो यहां उपराज्यपाल के लिए भी एक सेवा अवधि रखा गया होगा कि कितना दिनों तक आपको कार्य करना है, लेकिन इनकी सेवा अवधि समाप्त होने से पहले ही ये इस्तीफा दे दिए। और इसका कारण ये था कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं थी। हालांकि यह एक आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं हुई और उसी के चलते इनसे कहा गया कि आप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दीजिए। अब आपको यह भी बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले यह भारत का राज्य था, लेकिन बाद में भारत सरकार के द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजित कर दिया गया और उसको राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। राज्य का दर्जा समाप्त करने के साथ ही भारत में राज्य की संख्या घट कर हो गई कितना? 28। ये 28 हो गई जम्मू कश्मीर राज्य को हटाने के साथ ही। और जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर इसको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित जब प्रदेश इसको बनाया गया तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। और ये जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश बना, और लद्दाख भी 31 अक्टूबर 2019 से ही भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। पहली बार जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो यहां पर पहली बार ही किसी एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो राज्य होते हैं उन राज्यों में राज्यपाल का पद होता है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और जहां विधानमंडल होता है वहां पर उपराज्यपाल का पद होता है। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उस समय सत्यपाल मलिक, जिन सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद से उनको हटाया गया, उनको गोवा भेज दिया गया, क्योंकि यह राज्य अब नहीं रहा, इसलिए आपकी जरूरत वहां पे नहीं है। और जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी ही बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए थे, लेकिन उनको समय से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि भारत सरकार उनके कार्यों से सेटिस्फाइड नहीं थी। और बाद में जैसे ही 7 अगस्त 2020 को कैग का पद खाली हुआ, क्योंकि कैग के पद पर राजीव महर्षि जी थे, 13वें कैग वही थे, और जैसे ही वो पद खाली हुआ इनको यहां से हटाकर, यानी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से हटाकर गिरीश चंद्र मुर्मू जी को कैग बना दिया गया।
अब सवाल उठा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का पद खाली हो गया क्योंकि यहां से इनको हटा दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के अब दूसरे जो उपराज्यपाल बनाए गए हैं वह भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मनोज सिन्हा जी बनाए गए हैं। भारत सरकार में कभी यह रेल मंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं और मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का दूसरा उपराज्यपाल बनाया गया है। क्योंकि पहले उपराज्यपाल का जब भी नाम आएगा तो वहां पर किसका नाम देंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अब क्या बन चुके हैं? कैग बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है संवैधानिक पद पर। कैग एक सरकारी पद है, संवैधानिक पद है, और इस संवैधानिक पद की व्याख्या करते हुए अम्बेडकर जी ने साफ शब्दों में कहा था कि कैग भारत सरकार के द्वारा कैग संविधान द्वारा सृजित सभी पदों में सबसे बड़ा पद है, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकारों की समस्त आय एवं व्यय का रिकॉर्ड कौन तैयार करता है? कैग तैयार करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।